नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 4 पढ़ लिया था। अब आता है अध्याय 5 जो कि है पुष्पी पौधों के आकार की यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। शब्द पर ध्यान दीजिए, पुष्पी पौधों की आकारिकी। यहाँ पर आकारिकी शब्द थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, उसका मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। आखिर ये आकारिकी का मतलब क्या है, जिसे इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आकारिकी का मतलब होता है किसी जीव के बाह्य संरचना का अध्ययन करना। जैसे अगर पुष्पी पौधों की बात की जा रही है तो पुष्पी पौधों को हम दूर से देखकर बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही है। पत्ती पाया जा रहा है, तना पाया जा रहा है, उसके अंदर जड़ पाई जा रही है। तो ये चीजें उसका बाह्य संरचना है। पत्ती, तना, जड़ उसका बाह्य संरचना है। यानी आकारिकी के अंतर्गत हम उस पौधे के बाह्य संरचना, जड़, तना, पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। यानी आकारिकी क्या कहलाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? आकारिकी कहलाता है। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, अगर हम किसी भी जीव के उसके आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं कि तना काट कर देखें, तने के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, जड़ को काट कर देखें कि उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, पत्ती को काट कर देखें उनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, तो अगर काट कर उसके अंदरूनी संरचना का हम अध्ययन करते हैं तब उसे वहां पर आकारिकी नहीं कहते हैं, तब वहां पर उसे शारीरिकी कहते हैं, एनाटॉमी। ठीक है, किसी भी जीव के उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करना शारीरिकी यानी एनाटॉमी कहलाता है। किसी भी जीव के उसके बाह्य संरचना का अध्ययन करना आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अंतर स्पष्ट हुआ? एनाटॉमी यानी शारीरिकी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है? पुष्पी पौधों के आकार की यानी पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधों के बाह्य संरचना का अध्ययन करना है कि उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती, यही 3 पाया जाता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जड़ के बारे में। जड़ या इसे हम मूल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे रूट कहा जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रूट यानी जड़ का निर्माण किससे होता है। तो ये पहले पता होना चाहिए कि पौधे का निर्माण किससे होता है, तब तो आप पता चलेगा। तो पौधे का निर्माण बीज से होता है। बीज कहाँ पर उत्पन्न होता है? पुष्प के अंदर। अगर पुष्पी पौधा है तो पुष्प के अंदर उत्पन्न होता है। पुष्प से फल बनता है और फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है। जैसे टमाटर को काटोगे, अंदर ढेर सारे उसके सीड होते हैं, बीज होते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको चने का दाना, जो आप चना खाते हैं उसका एग्जाम्पल सबसे सटीक पड़ता है समझने के लिए। चना जो कि एक सीड है, आपने ये भी देखा होगा कि आप उसे रात भर के लिए भिगो देते हैं, सुबह उसे खाते हैं, ये भी किया होगा। तो और अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ने में मदद मिलेगी। चना जो कि एक सीड होता है, अगर आप उसके अंदर देखेंगे, चना ले लीजिए चाहे बीन यानी सेम का बीज ले लीजिए, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो वो इस तरह से संरचना है बीन का। ठीक, चने का भी कुछ ऐसे तरीके से गोल सा होता है, उसमें भी ऐसे छोटी सी धारी निकली होती है यहाँ पर। ठीक है, हम अगर इस बीज को काट दें 2 फाल में, जैसे चने को हम कर सकते हैं, चने को हम निकाल सकते हैं, उसका बाहरी सीड कोट उसका निकाल कर हम उसके 2 फाल कर सकते हैं और तब उसके अंदर हमें दिखाई देगा ऐसी संरचना। लेकिन ऐसी संरचना चने में, सूखे चने में नहीं दिखाई देगी। उस चने को आप जब भिगो देंगे रात भर के लिए, सुबह देखेंगे तब कहीं जाकर आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी। जिसे आप देख सकते हैं, जब आप किसी चने को रात भर के लिए भिगो देंगे तो सुबह आपको ऐसी संरचना दिखेगी जो उभरी हुई होती है, यहाँ से चने में ऐसे निकल आती है सफ़ेद कलर की। इस संरचना को हम रेडिकल कहते हैं, यानी इसे हिंदी में मूलांकुर कहते हैं। हालांकि जो सीड की संरचना है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में कि कैसे सीड का डेवलपमेंट होता है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि सीड में, आप इतना तो समझ ही सकते हैं अगर आपने किसी ऐसे चने को देखा हो जो अंकुरित हो, जर्मिनेटेड सीड में, आपने ये संरचना देखी होगी जो सफ़ेद कलर का निकल आता है। कुछ और टाइम के लिए रखोगे तो बढ़ता चला जाता है, जैसे यहाँ पर बढ़ता चला जाता है, फिर आप कुछ समय बाद देखोगे तो एक संरचना ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो अलग अलग संरचना के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो रेडिकल है,
यहाँ पर देखिए ये रेडिकल धीरे धीरे विकसित होकर नीचे की तरफ बढ़ता है और यही रेडिकल क्या बनाता है, प्राइमरी रूट यानी प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है। तो जड़ का निर्माण किससे होता है, आप यहां पर याद कर सकते हैं। जड़ बीज में पाए जाने वाले मूलांकुर से, बीज में पाए जाने वाले मूलांकुर यानी रेडिकल से विकसित होता है, विकसित होता है। इस प्रकार के जड़ को क्या कहते हैं, इस प्रकार के जड़ को प्राथमिक जड़ कहते हैं, प्राइमरी रूट। प्राथमिक जड़ यानी प्राइमरी रूट कहते हैं। यहां पर देखिए प्राथमिक जड़ ये है, प्राथमिक जड़ किससे बना है, रेडिकल से। अब कुछ समय तक और रुकेंगे तो प्राथमिक जड़ से फिर और जड़ें निकलने लगती है, इसकी शाखाएं निकलने लगती हैं, इसे हम सेकेंडरी रूट या द्वितीयक जड़ कहते हैं। हो सकता है द्वितीयक से भी एक और ब्रांच निकलने लगे तो वहां पर हम उसे तृतीयक यानी टर्शियरी रूट भी कह सकते हैं। यानी हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि इस प्राथमिक जड़ से शाखाएं एवं उप शाखाएं निकलती हैं, एवं उप शाखाएं निकलती हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से, ये सभी सम्मिलित रूप से मूल तंत्र बनाती हैं। मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम, रूट सिस्टम बनाती हैं। देखिए यहां से देखिए जो रेडिकल से निकला, रेडिकल से जो जड़ निकला उसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। प्राथमिक जड़ से कई सारे जड़ निकले, इन्हें हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। अब हो सकता है द्वितीयक जड़ से भी तृतीयक जड़ निकले, दूर दूर तक जाती है ना मृदा में। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, मूल तंत्र, मूल तंत्र कहलाता है। रूट सिस्टम सम्मिलित रूप से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, मूल तंत्र कहा जाता है। जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो जड़ें सामान्य रूप से आप अगर देखेंगे तो मृदा के अंदर पाई जाती हैं, मृदा के नीचे, मृदा के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जड़ें सामान्यतः भूमि के नीचे पाई जाती हैं। मैक्सिमम भूमि के नीचे ही पाई जाती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो भूमि के ऊपर भी निकल आती हैं, इसलिए यहाँ पर हम सामान्यतः शब्द का प्रयोग किए हैं। मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के नीचे यानी मृदा के नीचे होते हैं, लेकिन कुछ हैं एक्सेप्शंस, अभी आगे आपको बताया जाएगा, जैसे राइजोफोरा वगैरह भूमि से ऊपर आ जाते हैं। तो जड़ें सामान्यतः भूमि के नीचे पाई जाती हैं। जड़ का कार्य क्या होता है, तो एक तो ये कार्य होता है जड़ का, आपने देखा भी होगा, जड़ पौधों को भूमि में स्थिर बनाए रखते हैं जिससे पौधा गिरे ना। हैवी रूट्स निकल के जाते हैं ज़मीन के अंदर, इतनी ब्रांचेस बना देते हैं कि उनकी जो मजबूती प्रदान करते हैं पौधे को कि वो एक जगह पर टिका रहे। दूसरा कार्य क्या करते हैं, तो ये मृदा से जल और खनिज का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जड़ों का प्रमुख कार्य, जड़ों का प्रमुख कार्य पौधों को, पौधे लिखेंगे, एक की बात करें, पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखता है तथा जल व खनिज का अवशोषण करता है। ठीक है, जड़ का कार्य क्या है, ये पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखते हैं, साथ ही साथ जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं।
अब हम कुछ विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे जड़ के बारे में। चलिए इतना लिख लेंगे आप कि आप पहले लिखेंगे आकारिकी और लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, आकारिकी कहलाता है। फिर लिखेंगे स्टाफ बना के कि इस अध्याय पुष्पी पौधों की आकारिकी में हमें पुष्पी पौधों के बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करना है। फिर आगे लिखेंगे पुष्पी पौधों की संरचना में मुख्यतः जड़, तना, पत्ती पाई जाती हैं जिनका विवरण निम्न है। पहला, जड़ या मूल। फिर लिखेंगे जड़ बीज में पाए जाने वाले मूलांकुर से विकसित होता है। इस प्रकार के जड़ को प्राथमिक जड़ कहते हैं। इस प्राथमिक जड़ से शाखाएं व उपशाखाएं निकलती हैं जो सम्मिलित रूप से मूल तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर लिखेंगे जड़ें सामान्यतः भूमि के नीचे पाई जाती हैं और इनका प्रमुख कार्य पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखना और जल व लवण का अवशोषण करना है। चाहे तो फिगर बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर्स के कुछ और चीज़ें उनको समझा दूँ मैं आपको। सीड में दो संरचना आपको याद रखना है, एक रेडिकल, दूसरा प्लूम्यूल। यहाँ पर जो रेडिकल होता है उससे बनता है जड़ यानी मूल, प्रांकुर से बनता है तना यानी प्ररोह, ठीक है, जिसे हम सूट कहते हैं। सूट का निर्माण होता है, ठीक। रेडिकल के ऊपर हाइपोकोटाइल होता है, ये सीड कोट है। यहाँ पर एक बीज को हमने ऐसे दिखाया है कि भूमि में इसको रख दिया गया, ये जल का अवशोषण करके फूल जाती है। फिर इसका जो मूलांकुर होता है उससे जड़ का विकास होता है, प्राथमिक जड़ कहलाता है। इसमें भी हाइपोकोटाइल है, उसके ऊपर कॉटिलेडॉन पाया जाता है। सीड में कॉटिलेडॉन होता है जो कि अंकुरित हो रहे बीज को पोषण प्रदान करता है। आगे सब बताया जाएगा। एक सीड कोट है इसका। प्लूम्यूल है, कुछ समय बाद प्लूम्यूल सीड से बाहर आकर ऊपर की तरफ, यानी ये भूमि है, अगर ये भूमि है तो भूमि से ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। जड़ भूमि से नीचे की तरफ वृद्धि करता है, ठीक है। बस ऐसे इसको बना सकते हैं। मैं पूरा इरेज करूँगा और अब आपको बताऊँगा जड़ के विशिष्ट लक्षण। ये सभी चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको याद करने की देरी है, समझने की देरी है। समझ कर याद करेंगे तो 2 मिनट में याद हो जाएगा, रटेंगे तो जीवन बीत जाएगा। जड़ों के विशिष्ट लक्षण। सबसे पहला हम देखते हैं, मान लो कोई पौधा है, इसकी जो जड़ें होती हैं वो भूमि के नीचे वृद्धि करती हैं, भूमि के नीचे वृद्धि करती हैं। साथ ही साथ इनके जड़ों में कोई पुष्प, पत्ती, फूल, इन सभी का निर्माण नहीं होता। जड़ों में किसी भी प्रकार के इन संरचनाओं का विकास नहीं होता। इनमें पर्वसंधियाँ नहीं पाई जाती हैं, इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है इसके, इसलिए इनका रंग भूरा भी होता है। यहाँ पर वो विशिष्ट लक्षण के बारे में लिखेंगे कि जड़ों में पर्व यानी नोड्स व पर्व संधियाँ यानी इंटरनोड्स नहीं पाई जाती तथा इनमें पत्ती, पुष्प, कलिकाएं, कलिकाओं का निर्माण नहीं होता। कलिकाओं का निर्माण नहीं होता। दूसरा, इनमें पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इनका रंग भूरा यानी ब्राउन होता है।
इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, इस वजह से इनका रंग भूरा होता है। तीसरा, जड़ों के शिखर पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे मूल गोप यानी रूट कैप कहते हैं। ये जड़ के वृद्धि प्रदेश यानी ग्रोइंग रीजन की रक्षा करता है। तो ये एनाटॉमी में बताया जाएगा, इसमें भी बताया जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये रूट है, इसका आप एकदम शिखर देखें तो शिखर पर एक ऐसे कैप जैसी संरचना होती है। इसी कैप जैसी संरचना को ही रूट कैप कहा जाता है, क्योंकि ये जो भाग होता है शिखर भाग, किसी भी जड़ का शिखर भाग जो होता है वो उसका वृद्धि प्रदेश होता है। आप देखिए, अगर मान लीजिए कि इतना भाग है, ये आपका शिखर है, वृद्धि प्रदेश का भाग है, यही धीरे धीरे ग्रो करेगा तभी आगे बढ़ेगा रूट। तो ये जड़ की वृद्धि प्रदेश होता है और वृद्धि प्रदेश पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे मूलगोप यानी रूट कैप कहते हैं, जो जड़ के वृद्धि प्रदेश की रक्षा करता है। चौथा, जड़ों पर एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर पतले व लंबे मूल रोम यानी रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये रूट्स हैं, इसमें छोटे छोटे पतले छोटे छोटे मूल रोम पाए जाते हैं। इसको द्वितीयक जड़ मत समझिएगा, द्वितीयक जड़ बड़ा होगा, उस द्वितीयक जड़ पर भी ऐसे मूल रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोएं जैसी संरचना होती है। इन मूल रोम यानी रूट हेयर का कार्य क्या होता है? तो मूल रोम जल व खनिज का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इतना आप याद करिए पहले। जड़ों में कोई भी पर्व संधियां नहीं पाई जाती। ये पर्व संधियां क्या होती हैं? तो आप इसको देख सकते हैं गन्ने में। आपने शुगर केन यानी गन्ना देखा होगा, तो गन्ने में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे धारियां पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो धारी होती है बहुत टाइट होता है, आपने देखा होगा गन्ने में। इसी को हम कहते हैं पर्व यानी नोड, तने में पाई जाती हैं। इसीलिए जड़ में क्या लिखा है? जड़ों में पर्व संधियां नहीं पाई जाती। ये दूसरा क्या है? ये दूसरा पर्व है, नोड्स। दो पर्वों के बीच में ये जो जगह होता है इसी को हम कहते हैं पर्व संधि यानी इंटरनोड। तने का ये जो नोड भाग होता है ना, पर्व, यहीं पर कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए शाखा निकलती है, पत्ती निकलती है, तना निकलता है। आपने देखा हो गन्ने में ऐसे एक संरचना बननी होती है, आप उसको और उखाड़ के देखेंगे तो उसमें और चीज़ें पाई जाती हैं। तो उन्हीं से नई शाखा या नई पत्ती का विकास होता है। ये तो गन्ने का साफ साफ एग्जाम्पल दिखाई देता है। इसी तरीके से सभी पौधों के तनों में पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं जिनसे नए तने का विकास होता है या फिर नए पत्ती का निर्माण होता है। तो पर्व और पर्व संधियां जड़ों में नहीं पाई जाती हैं। इनमें पत्ती, पुष्प, कलिकाओं का भी निर्माण नहीं होता। जड़ में पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, इसलिए इसका रंग हरा ना होकर भूरा होता है। जड़ों के शिखर को अगर देखें तो शिखर पर टोपी जैसी संरचना होती है जिसे हम मूल गोप यानी रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप जड़ के शिखर पर पाए जाने वाले वृद्धि प्रदेश यानी ग्रोइंग रीजन्स की रक्षा करता है। जड़ों पर एक कोशिकीय पतले लंबे मूल रोम पाए जाते हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं, जिनका कार्य जल व खनिज लवण का अवशोषण करना होता है। अब एक चीज़ और, जड़ अगर मान लीजिए ये भूमि है, मृदा, यहाँ पर
सनलाइट आती है, ठीक है, प्रकाश जो पूरे पौधे पर समान रूप से पड़ती है, लेकिन जड़ पर नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जड़ प्रकाश से दूर, प्रकाश से दूर यानी भूमि के नीचे जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ पर वृद्धि करती हैं, प्रकाश में वृद्धि नहीं करती। यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रकाश से दूर यानी निगेटिवली फोटोट्रॉफिक, निगेटिवली फोटोट्रॉफिक यानी प्रकाश से दूर ये वृद्धि करते हैं। प्रकाश की दिशा में अगर गति करते हैं तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। लेकिन पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक कौन होता है, तना होता है जो प्रकाश की दिशा में गति करता है। लेकिन जो जड़ होती हैं वो प्रकाश से विपरीत दिशा में गति करती हैं, वृद्धि करती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। आकर्षण शक्ति की बात करें भूमि की आकर्षण शक्ति कहाँ लगती है, भूमि के अंदर। यानी अगर हम इस पेन को छोड़ दें तो जो भूमि का आकर्षण शक्ति है वो इसे ऊपर तो नहीं फेंकेगा, कहाँ फेंकेगा, नीचे खींच लेगा। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो भूमि की आकर्षण शक्ति क्या करती है, नीचे खींचती है। यानी जड़ भूमि के आकर्षण शक्ति की ओर गति करते हैं, कह सकते हैं। जड़ प्रकाश से दूर भूमि के आकर्षण शक्ति की ओर, भूमि का आकर्षण शक्ति किधर लगता है, इधर, तो ये पॉजिटिव हो गया। और अगर इसके विपरीत जाते हैं तो निगेटिव, तो यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, वृद्धि करते हैं। और अगर आप तने का याद करना चाहें तो यहीं पर तने का भी याद हो जाएगा। तना चूंकि प्रकाश की दिशा में गति करता है, इस वृद्धि करता है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। निगेटिव नहीं कहेंगे, पॉजिटिव तना। और तना चूंकि आकर्षण शक्ति से विपरीत दिशा में गति करता है, वृद्धि करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। बस ये थे कुछ प्रमुख लक्षण जड़ के, कि जड़ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये भी आप याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। एक और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जड़ों का विकास बीज में पाए जाने वाले भ्रूण यानी इम्ब्रियो के मूलांकुर यानी रेडिकल से होता है। बस ठीक है, ये था जड़ के विशिष्ट लक्षण, नोट कर डालिए। अब हम पढ़ेंगे जड़ों के प्रकार। जड़ों के प्रकार, मुख्य रूप से 3 प्रकार के जड़ों के बारे में आपको पढ़ना है। मूसला जड़, जिसे टैप रूट कहते हैं। दूसरा अपस्थानिक जड़, जिसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तीसरा झकड़ा या तंतुमय जड़, जिसे फाइब्रस रूट कहते हैं। मूसला जड़ का निर्माण किससे होता है? जब जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर
यानी रेडिकल से होता है, रेडिकल से होता है, तब उस प्रकार के जड़ को हम मूसला जड़ कहते हैं। अपस्थानिक जड़, जब जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर यानी रेडिकल के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है, तब उस जड़ को हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। झकड़ा या तंतुमय जड़, जब जड़ का निर्माण तने के आधार यानी बेस से होता है, तब इस प्रकार के जड़ को हम क्या कहते हैं? झकड़ा या तंतुमय जड़। तीन जड़ में अंतर स्पष्ट है। मूलांकुर से अगर होता है, भ्रूण के मूलांकुर से होकर जड़ का निर्माण होता है, तो उस जड़ को हम मूसला जड़ कहते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त भ्रूण के किसी भी भाग से होता है, तब उसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अगर तने के आधार से निर्माण होता है जड़ का, तो उस प्रकार के जड़ को हम झकड़ा या तंतुमय जड़ कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूसला जड़ के बारे में। ये सिर्फ अभी आपको सिर्फ समझना है, अभी एक एक को आपको आगे लिखा दिया जाएगा। बस आपको इतना लिखना है कि जड़ तीन प्रकार के होते हैं, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, झकड़ा व तंतुमय जड़। अब आप हेडिंग डालेंगे मूसला जड़। इस प्रकार का जड़, इस प्रकार का जड़ भ्रूण के मूलांकुर यानी रेडिकल, ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार के जड़ का निर्माण, इस प्रकार के जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर यानी रेडिकल से प्राथमिक जड़ के रूप में होता है, प्राथमिक जड़ के रूप में होता है। मूसला जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर भाग से प्राथमिक जड़ के रूप में होता है। प्राथमिक जड़ से द्वितीयक व तृतीयक जड़ें निकलती हैं। प्राथमिक जड़ से द्वितीयक व तृतीयक जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार ये जड़ें मिलकर मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। मूसला जड़ तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जड़ें किस में पाई जाती हैं? इस प्रकार की जड़ें मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जड़ें मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों जैसे सरसों यानी मस्टर्ड में पाई जाती है। सिंपली ये जड़ कैसे होते हैं? कोई पौधा है मान लिया, इस पौधे से प्राथमिक जड़ निकलता है, ऐसे सिंपल सीधा प्राथमिक जड़ निकलता है। इस प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ें निकलती हैं। फिर इन द्वितीयक से तृतीयक जड़ें निकलती हैं और इस प्रकार से ये सभी क्या बनाती हैं? मूसला जड़ तंत्र। अब इसमें आपका शकरकंद आता है। आप देखते हैं ना, शकरकंद गंजी जिसे कहते हैं, शुगर स्वीट पोटैटो। इसके बाद मूली है, गाजर, शकरकंद,
सॉरी शकरकंद तो बता ही चुका, चुकंदर, शलजम, ये सभी जड़ हैं जो हम खाते हैं। गाजर, मूली, शलजम, ये सभी जड़ होते हैं, जड़ के रूपांतरित भाग होते हैं। जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे को सहारा प्रदान करना, भूमि में स्थिर बनाए रखना और जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। लेकिन कुछ जड़ रूपांतरित होकर इन कार्यों से अतिरिक्त कार्य करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गाजर, मूली, शलजम, इन सभी में जड़ भोजन संग्रह करने का कार्य करने लगते हैं। अब भोजन संग्रह करके फूल जाते हैं। तो ये जो जड़ें हैं वे जड़ के रूपांतरित भाग कहलाते हैं। यानी हम अब जो पढ़ेंगे वो है मूसला जड़ के रूपांतरण। देखेंगे कि मूसला जड़ रूपांतरित होकर क्या क्या बनाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मूसला जड़ के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। इसमें सबसे पहला आता है ग्रंथिमय मूसला जड़, ग्रंथिमय मूसला जड़, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नोडुलेटेड टैप रूट, ग्रंथिमय मूसला जड़। देखिए इन जड़ों में अगर आप देखें, मान लिया ये कोई जड़ है, अगर आप इन जड़ों में उखाड़ कर देखें पौधे से, तो इसमें आप देखेंगे ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे गोल गोल गांठें पाई जाती हैं। इन्हें मूल ग्रंथिकाएं यानी रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ऐसे जड़ों में ऐसे गांठें पाई जाती हैं उभार के रूप में, ऐसे जड़ों को हम ग्रंथिमय मूसला जड़ कहते हैं। ये जड़ कहाँ पाई जाती हैं? ज़्यादातर लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में, यानी ये जड़ सामान्यतः लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों जैसे चना, अरहर, इन सभी के, अगर आपके गांव में खेत है, चना अरहर अगर उगा है, पेड़ उखाड़िए, देखिए उनके जड़ों में ऐसे छोटे छोटे गांठें दिखाई देंगी, ब्राउन कलर की होती हैं। चना, अरहर, मटर, ठीक है। लेग्यूमिनेसी कुल में लगभग सभी दालों वाली फसलें आती हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों जैसे चना, अरहर, मटर में पाई जाती हैं। इस प्रकार के जड़ में गांठें पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मूल ग्रंथिकाएं, जिन्हें मूल ग्रंथिकाएं यानी इंग्लिश में रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स कहते हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहते हैं। मूल ग्रंथिकाएं क्या खास है इस मूल ग्रंथिका में, रूट नोड्यूल्स में? तो इन रूट नोड्यूल्स में बहुत से जीवाणु पाए जाते हैं, जिन्हें हम सहजीवी जीवाणु कहते हैं। सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ रहने वाले जीवाणु, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। होता क्या है, पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन का अवशोषण सीधे नहीं कर सकते। वे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस के रूप में नहीं अवशोषित कर सकते, यानी वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ये चाहें कि नाइट्रोजन गैस के रूप में अवशोषित कर लें, तो ऐसा नहीं होता। ना तो हम यूज कर सकते हैं नाइट्रोजन को गैस के रूप में, और ना ही पौधे। पौधे नाइट्रोजन को या तो अमोनिया के फॉर्म में अवशोषित कर सकते हैं, या तो नाइट्रेट के फॉर्म में, या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में अवशोषित कर सकते हैं।
तो ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इन तीनों फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए ये जीवाणु कार्य करते हैं। बात समझ में? सहजीवी जीवाणु जो यहाँ पर पाया जाता है, वैसे तो ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उसे हम नाइट्रोजन कारक जीवाणु यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु कहते हैं। ऐसे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो सहजीवी जीवाणु इन जड़ों में पाया जाता है वो यही कार्य करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। उसका एक एग्जाम्पल बता दें, सहजीवी जीवाणु का एग्जाम्पल जो यहाँ पर पाया जाता है वो है राइजोबियम जीवाणु। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन नीट, कि उच्च पौधों की जड़ों में के साथ सहजीवी संबंध बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो राइजोबियम क्या करता है? उच्च पौधों यानी लेग्युमिनेसी कुल के पौधों में गांठों में ये स्थित होता है और राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। अब इस अमोनिया का प्रयोग ये पौधे कर सकते हैं आसानी से। तो पौधे को जीवाणु से क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। और साथ ही जीवाणु को क्या फायदा हो रहा है? तो जीवाणु को रहने का स्थान मिला है यहाँ पर, तो इस वजह से दोनों लाभान्वित हैं, पौधा भी लाभान्वित हो रहा है, जीवाणु भी लाभान्वित हो रहा है। तो किसी दो अलग अलग जाति के जीवों के आपस में साथ रहकर जब दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं तो इस संबंध को सहजीवी कहते हैं। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी जीवाणु। तो इस लेग्युमिनेसी कुल के पौधों में जो गांठें पाई जाती हैं उनमें सहजीवी जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। इस अमोनिया का प्रयोग पौधे कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के जड़ में गांठें पाई जाती हैं जिन्हें मूलग्रंथिकाएं कहते हैं। इनमें सहजीवी जीवाणु ब्रैकेट में जैसे राइजोबियम पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। इस अमोनिया का प्रयोग पौधे आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार पौधा इस जीवाणु से लाभान्वित होता है, साथ में जीवाणु को इन पौधों पर रहने का स्थान प्राप्त होता है, अतः दोनों को एक दूसरे से लाभ प्राप्त होता है। इस सहसंबंध को हम सहजीवी सहसंबंध कहते हैं। तो बस अभी आप इतना लिखेंगे कि जड़ों के प्रकार में मूसला जड़ के बारे में। इस प्रकार के जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर से प्राथमिक जड़ के रूप में होता है। प्राथमिक जड़ से द्वितीय व तृतीय जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार से जड़ें मिलकर मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की जड़ें मुख्य रूप से द्विबीजपत्रों जैसे पौधों जैसे सरसों में पाई जाती हैं। मूसला जड़ के रूपांतरण के बारे में आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, पहला ग्रंथि में मूसला जड़, और इसमें लिखेंगे कि ये जड़ सामान्यतः लेग्युमिनेसी कुल के पौधों जैसे चना, अरहर, मटर में पाई जाती है। लेग्युमिनेसी कुल मतलब दालों वाली फसलें इसमें रखी गई हैं। इस प्रकार के जड़ में गांठें पाई जाती है जिन्हें मूल ग्रंथिकाएं कहते हैं। इनमें सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। फिर आगे लिखेंगे इस अमोनिया का प्रयोग पौधे आसानी से कर सकते हैं, अतः पौधे इस प्रकार से जीवाणु से लाभान्वित होते हैं, जीवाणु को पौधे पर रहने का स्थान प्राप्त होता है, अतः पौधे और जीवाणु दोनों को एक दूसरे से लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इस सहसंबंध को हम सहजीवी सहसंबंध कहते हैं तथा यह सहजीवी सहसंबंध का एक उत्तम उदाहरण है। दूसरा जड़ आता है जड़ का रूपांतरण में श्वसन मूल, या इसे हम न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। न्यूमेटोफोर श्वसन मूल का कार्य क्या है और कहाँ पर पाया जाता है? श्वसन मूल जो होता है वो दलदली
जगह पर पाए जाने वाले पौधों में अक्सर निकलता है और ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, यानी भूमि के आकर्षण शक्ति के विरुद्ध ये वृद्धि करता है। ये कोई दलदली क्षेत्र है, ठीक है। दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उनमें ऐसे दलदल से बाहर खूंटे के समान ऐसे जड़ निकल आते हैं। इन्हीं जड़ों को हम श्वसन मूल या निमेटोफोर कहते हैं। श्वसन मूल यानी न्यूमेटोफोर कहा जाता है। दलदली जगह पर पाए जाने वाले पौधे, जैसे एग्जाम्पल आपको दे दें, एक पौधा जिसका नाम बार बार पूछा जाता है, राइजोफोरा। राइजोफोरा जो कि एक मैनग्रोव प्लांट है, मैनग्रोव पौधा है। दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को मैनग्रोव पौधा कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल राइजोफोरा है। इनमें दलदल से दलदल एक भूमि का परत मान लीजिए, वहाँ से वो जड़ बाहर निकल आता है। अब उस पर चलना कठिन होता है। मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स ने दिखाया था ये जड़ के बारे में। तो जब दलदली पौधे में आप जाते हैं, दलदली स्थानों पर जाते हैं, तो ये आपको जड़ें आसानी तरीके से दिखाई दे सकती हैं, जिन्हें हम श्वसन मूल या निमेटोफोर कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो इनमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं। अनेक छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं? श्वसन छिद्र का कार्य करते हैं और पौधे इन्हीं के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। बस श्वसन मूल या निमेटोफोर के बारे में लिखेंगे कि ये दलदली भूमि में पाए जाने वाले पौधों से निकलते हैं। ये भूमि के आकर्षण शक्ति के विरुद्ध यानी ब्रैकेट में निगेटिवली जियोट्रॉफिक वृद्धि करते हैं। चूँकि इन जड़ों पे अनेक छिद्र पाए जाते हैं जो श्वसन का कार्य करते हैं। ये जड़ें मुख्य रूप से दलदल वाले स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों से विकसित होते हैं, जैसे राइजोफोरा जो कि एक मैनग्रोव पौधा है। तीसरा आता है पुष्ता जड़ यानी बट्रेस रूट। इसको आपको फिगर देख के समझना होगा, आप इसका कार्य भी समझ जाएंगे। ये है बट्रेस रूट। बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जैसे पीपल हो गया, गूलर हो गया, उनमें इस तरह से रूट्स निकले होते हैं। आप इसे देख सकते हैं ध्यान से, इस तरह से रूट्स निकले होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं बट्रेस रूट या पुष्ता जड़ें, जो कि मूसला जड़ का रूपांतरण होता है। कार्य क्या है? सहारा प्रदान करना। यहाँ पे पहले से मैंने लिख दिया है कि तीसरा जो आता है पुष्ता जड़ें, ये जड़ें तने के आधार से निकलकर क्षैतिज वृद्धि करते हैं तथा पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल इसके गूलर, पीपल आदि। ज़्यादातर एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। अब आता है चौथा, संग्राहक जड़ें, स्टोरेज रूट। बहुत सारे मूसला जड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन का संग्रह करके फूल जाते हैं और रूपांतरित जड़ कहलाते हैं। उनमें उन रूपांतरित जड़ों को हम संग्राहक जड़ें यानी स्टोरेज रूट्स कहते हैं। भोजन का संचय करने के कारण भिन्न भिन्न आकृति भी हो जाती है, जैसे गाजर, मूली, सलजम। यहाँ पर 3 आकृति के बारे में आपको बताया जाएगा। शंकुरूपी यानी कॉनिकल। तीनों का कार्य क्या है? भोजन का संग्रह करना, लेकिन तीनों अलग हो जाते हैं। कैसे? अगर इस पहले वाले को देखें तो इसका जो शेप बनता है वो शंकु रूप होता है, यानी इसका ये जो ऊपरी भाग होता है वो मोटा होता है और जो निचला भाग होता है वो पतला होता है। ये जड़ें ऊपर मोटी तथा नीचे क्रमशः पतली होती चली जाती हैं, जैसे गाजर यानी डाउकस कैराटा। तर्करूपी यानी फ्यूजिफॉर्म। इस प्रकार की जड़ों को देखेंगे तो ऊपरी भाग भी पतला है और निचला भाग भी पतला है, लेकिन बीच का भाग देखेंगे तो मोटा है। ये अंतर है इसमें और इसमें। इस प्रकार की जड़ें बीच में मोटी होती हैं, ठीक है, दोनों किनारों की ओर पतली पतली होती हैं। इसका एग्जाम्पल है मूली यानी रैफेनस सेटाइवस। तीसरा कुंभी रूपी यानी नैपीफॉर्म। इसमें देखेंगे तो ये फूल कर एकदम मोटा हो जाता है और नीचे बहुत पतला सा भाग निकलता है। इसका एग्जाम्पल कुंभी रूप का सलजम और चुकंदर। ये जड़ें ऊपर बहुत मोटी और गोलाकार हो जाती हैं तथा नीचे एक भाग अत्यधिक पतला हो जाता है। एग्जाम्पल सलजम, जिसे हम बॉटनिकल नेम है ब्रासिका रैपा, और चुकंदर बेटा वल्गैरिस। आइए अब समझते हैं अपस्थानिक जड़ के बारे में। आपने मूसला जड़ के बारे में पढ़ा, मूसला जड़ के रूपांतरण के बारे में पढ़ा। अब आता है अपस्थानिक जड़। मैंने आपको बताया था कि अपस्थानिक जड़ ऐसे जड़ होते हैं जो
भ्रूण के मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से अगर वो उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। मुख्य रूप से ये एक बीजपत्री पौधों, बरगद और घास जैसे पौधों में पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है। अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण अगर हम देखें तो अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण में कंदकक्ष या पुलकित जड़ आती हैं, कंदिल जड़ें आती हैं, स्तंभ जड़ें आती हैं, और भी आती हैं, वो आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल पहले 3 के बारे में पढ़ते हैं। अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण में पहला आता है कंदगुच्छ या पुलकित जड़ें। ऐसी जड़ें जो भोजन का संग्रह करके फूल जाती हैं और एक ही प्राथमिक रूट से जुड़ी होती हैं। ऐसे जड़ को हम कंदगुच्छ या पुलकित जड़ें कहते हैं। इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें तने के आधार से निकलती हैं, तने के आधार से निकलती हैं और अनियमित आकार की होती हैं, जैसे डहेलिया और सतावर। देखेंगे तो लगभग सब समान दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर होता है, इसी वजह से वो एक दूसरे से भिन्न जड़ें हो जाती हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे बहुत कम पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो एग्जाम्पल या उदाहरण कि कंदगुच्छ या पुलकित जड़ यानी फैसिकुलेटेड रूट्स के उदाहरण बताइए, डहेलिया व सतावर। तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी जड़ों के उदाहरण के बारे में याद करना है। दूसरा आता है कंदिल जड़ यानी ट्यूबरस रूट। तो कंदिल जड़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल शकरकंद है। शकरकंद को देखेंगे तो यह भी अनियमित आकार का होता है। तो ये जड़ें तने की गांठ से निकलकर भूमि में प्रवेश करती हैं और भोज्य पदार्थ के एकत्रित करने के कारण फूलकर अनियमित आकार की हो जाती हैं, इस तरह से शकरकंद, गंजी। फिर तीसरा आता है स्तंभ मूल यानी प्रॉप रूट। ये जड़ें पौधे को सहारा प्रदान करने के लिए होती हैं। ऐसा पेड़ आपने देखा होगा बरगद का, बरगद से बहुत सारी शाखाएं ऐसे लटकी होती हैं। तो ये जो हैं ये जड़ें हैं जिन्हें हम स्तंभ मूल कहते हैं। ये जब शाखा बहुत बड़ा हो जाता है पौधे का तो उसको सहारा प्रदान करने के लिए नीचे इस तरह से गिरती हैं और उन्हें और मजबूती प्रदान करती हैं। ये मोटी वायवीय जड़ें होती हैं जो तनों की शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं और तनों को सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं, जैसे बरगद, ठीक है, बनियान ट्री। नेक्स्ट आता है जटामूल, चौथा, यानी इसे इंग्लिश में स्टेल्ट रूट कहते हैं। इसका निर्माण तने के निचली पर्व संधियों से होता है। ये भी पौधे को सहारा प्रदान करने के लिए होते हैं। ये मेन स्टेम है, मेन मुख्य तना, मुख्य तने से ऐसे ऐसे बहुत सारे रूट्स निकलते हैं जो उस पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। मक्के में देख सकते हैं और गन्ने में देख सकते हैं इस प्रकार के रूट्स को। जैसे जैसे लिखा हुआ है या जैसे पिछले मैंने लिखा हुआ था वैसे ही आपको नोट करना है, याद करना है। पांचवा आरोही मूल यानी क्लाइंबिंग रूट। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जिनमें इस तरह से डंठल समान संरचना निकलती है जो दूसरे किसी पौधे पर चढ़ने में सहायता करती हैं। ऐसे रूट्स को, ऐसे जड़ को हम आरोही मूल या क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। इस प्रकार की जड़ें तने की पर्व संधियों अथवा पर्वत से निकलती हैं। ये जड़ें सहारा प्रदान करने वाले पौधों से लिपट कर पौधे के ऊपर चढ़ने में सहायता करती हैं, जैसे पान, मनी प्लांट, सदाबहार आदि। आइए छठवां देखते हैं। छठवां है परजीवी मूल यानी पैरासाइट रूट, जिसे हम इंग्लिश में सकिंग रूट भी कहते हैं। देखिए परजीवी मूल जो होता है, परजीवी जड़ परजीवी पौधे में ही पाया जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल है अमरबेल, जिसको कसकुटा भी कहते हैं। आम के पेड़ पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपना होस्ट प्लांट होता है, जैसे मान लीजिए कसकुटा है, अगर आम के पेड़ पर ये अगर वृद्धि करता है कसकुटा, तो आम का पेड़ इस कसकुटा के लिए क्या हो गया, इस अमरबेल पौधे के लिए आम का पेड़ होस्ट प्लांट, आम का पेड़ क्या कहलाता है, पोषद पौधा कहलाता है, पोषद या होस्ट। तो ये क्या करते हैं, अमरबेल या परजीवी जो भी पौधे हैं वो अपने होस्ट प्लांट पर वृद्धि करते हैं उसके तने पर, और उसके तने में ही धंस कर उससे पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ऐसे जड़ों को हम क्या कहते हैं, परजीवी जड़। इसके उदाहरण और भी हैं, विस्कम, साइट्रस आदि। नेक्स्ट आता है सातवां जड़, जो कि है उपरिरोही या इसे वायवीय जड़ या एपिफाइटिक रूट या एरियल रूट कहते हैं। शब्द से ही क्लियर हो रहा है, ये वायवीय जड़ यानी हवा में लटकता रहता है। तो इस प्रकार की जड़ें हवा में लटकी होती हैं तथा अधिपादप पौधों में पाई जाती हैं। अब ये अधिपादप यानी एपिफाइट क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे पर उगते हैं, ऐसे पौधे हैं जो किसी दूसरे पौधे पर उगते हैं, ऐसे पौधों को हम अधिपादप या एपिफाइट प्लांट कहते हैं। इनकी जड़ें हवा में लटककर नमी का अवशोषण करती हैं।
हवा में उपस्थित नमी का अवशोषण करती हैं। इसके उदाहरण आर्किड्स। नेक्स्ट आता है 8वां, प्लावी जड़ यानी फ्लोटिंग रूट। फ्लोटिंग रूट यानी जो पानी की सतह पर तैरता हो। तो ऐसे पौधे के जड़ों में वायु संग्रह करने वाले कुछ ऊतक होते हैं जिन्हें हम एरेनकाइमा टिश्यू, एरेनकाइमा ऊतक कहते हैं। ठीक है। प्लावी जड़ शब्द का मतलब, प्लावी मतलब तैरना, तो ऐसे जड़ों में वायु से भरे हुए ऊतक होते हैं जिन्हें हम एरेनकाइमा ऊतक कहते हैं। और ये एरेनकाइमा ऊतक चूंकि वायु में भरा होता है इसलिए वो पानी की सतह पर तैर सकता है और इस प्रकार ये पौधे के तैरने में सहायक होती हैं। उदाहरण जूसिया। नेक्स्ट आता है 9वां, स्वांगीकरण जड़ यानी एसिमिलेटरी रूट। इस प्रकार की जड़ों की कोशिकाओं की विशेषता क्या है कि इनमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और हरित लवक अगर उपस्थित है यानी इसमें भोजन का निर्माण हो सकता है और इनमें भोजन का निर्माण होता है, जैसे सिंघाड़ा, टीनोस्पोरा आदि। नेक्स्ट आता है पत्र मूल या पर्डिल मूल। इसके शब्द से क्लियर हो रहा है कि पत्ती पर अगर जड़ का विकास होता है तब ऐसे जड़ को हम पत्र मूल कहते हैं। अब आपने देखा था कि पत्ती से किसी नए पौधे का निर्माण होता है किसमें, अजूबा यानी ब्रायोफिल्म, जिसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो उसमें जो पत्तियों की सतह पर जड़ निकल आती हैं उसे पत्र मूल कहते हैं, जैसे अजूबा, ब्रायोफिल्म, जिसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बिगोनिया। नेक्स्ट आता है कंटक मूल। कंटक मतलब कांटे। ऐसे जड़ जो कांटे का रूप ले लेता है, ऐसे जड़ जो कांटे का रूप ले लेता है उसे हम कंटक जड़ कहते हैं, जैसे मनी प्लांट में। नेक्स्ट आता है जड़ विहीन पौधा। ऐसा पौधा जिसमें जड़ पाई ही नहीं जाती, उसका एग्जाम्पल है वोल्फिया। वोल्फिया के बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा पौधा जिसमें जड़ नहीं पाया जाता, दूसरा वोल्फिया का जो पुष्प है वो सबसे छोटा पुष्प होता है। सबसे छोटा पुष्प पूछा जाए कि सबसे छोटा पुष्प किसका होता है, वोल्फिया का। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है, तो सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया का होता है। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया। ये था आपका समस्त अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण। ठीक, ऐसे नोट कर डालेंगे जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट जो कि है झकड़ा या तंतुमय जड़। आइए अब उसे देखते हैं। इससे आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल से याद करने हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बाकी तो शब्द ही बता देता है कि वो किस प्रकार का जड़ है। नेक्स्ट है झकड़ा या तंतुमय जड़ यानी फाइब्रस रूट। झकड़ा या तंतुमय जड़ के बारे में आप अगर देखें तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल यानी जड़, प्राथमिक मूल बहुत कम समय तक के लिए विकसित होते हैं, बहुत कम समय के लिए जीवित होते हैं, जीवित होते हैं। अतः इनमें तने के आधार से जड़ें विकसित होती हैं जो झकड़ा मूल तंत्र यानी फाइब्रस रूट सिस्टम बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे गेहूं, व्हीट। बस ये था आपका झकड़ा या तंतुमय जड़ के बारे में, इसका कोई रूपांतरण नहीं है। अब आता है जड़ के अग्रिम भाग के बारे में समझना। ये है जड़ का अग्रिम भाग। मान लीजिए यह कोई पौधा है और इस पौधे का ये जड़ यहाँ तक बिखरा हुआ है, तो जड़ का ये अग्रिम भाग है, मतलब आगे का भाग। ठीक है, इतना भाग काट कर बनाया गया है। जड़ के अग्रिम भाग पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, 4 चीज़ें पाई जाती हैं, महत्वपूर्ण हैं। पहला आता है
रूट कैप सबसे शिखर पर पाया जाता है, एक रूट कैप पाया जाता है जिसे हम मूल गोप कहते हैं। ठीक है, ये जड़ के इस वृद्धि प्रदेश को की सुरक्षा करता है, रूट कैप। फिर इसके रूट कैप के पीछे अगर आप देखेंगे तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी यहाँ पर ऐसी सेल्स होती हैं जो विभाजित हो सकती हैं, विभाजन करने में सक्षम, क्योंकि यही कोशिकाएं विभाजित होती हैं और यह लंबाई में आगे बढ़ता रहता है, और जो विभाजित हो चुकी कोशिकाएं हैं वो पीछे जाती रहती हैं। उन्हें कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, उस भाग को, जड़ के उस भाग को जहां पर विभाजित हो चुकी कोशिकाएं हैं उन्हें हम कहते हैं रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, जो अभी क्या कर रही हैं, लंबाई में वृद्धि करती हैं। और फिर ये लंबाई में वृद्धि करने के बाद थोड़ा देर धीरे धीरे ये जब आगे बढ़ता रहेगा तो यही जो लंबाई में वृद्धि कर रही कोशिका होती हैं वो पीछे वो सरकती जाएंगी, और इस प्रदेश को क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी ये जो कोशिकाएं, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। ठीक है, पूरी तरीके से मैच्योर होती हैं, होने लगती हैं। इस प्रकार से 4 जो भाग हैं किसी भी जड़ के अग्रिम भाग पर, 4 भाग। पहला मूल गोप जो जड़ के इस वृद्धि प्रदेश की सुरक्षा करता है। इसी के जस्ट पीछे दूसरा भाग आता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका निर्माण प्रदेश, यानी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। यहाँ पर ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन करने में सक्षम होती हैं, विभाजित होती हैं, और इनकी कोशिकाएं जैसे जैसे कोशिका की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी लंबाई भी बढ़ती जाएगी। जो कोशिका विभाजित हो चुकी हैं वो पीछे की तरफ सरकती जाएंगी, इन्हें हम रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं, यानी कोशिका विवर्धन प्रदेश। यहाँ पर कोशिकाएं लंबाई में बढ़ती हैं। फिर रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन के पीछे अगर आप देखेंगे तो वो जो प्रदेश होता है उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी कोशिका विभेदन एवं परिपक्वन प्रदेश, रीजन ऑफ मैचुरेशन या जोन ऑफ सेल इलोंगेशन और सेल मैचुरेशन। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो परिपक्व होने लगती हैं, जो भी कार्य है उनका वो करने के लिए वो उसमें रूपांतरित होने लगती हैं। रीजन ऑफ मैचुरेशन पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से रोए जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे हम रूट हेयर्स, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं, पाई जाती हैं। रूट हेयर्स पूछा जा सकता है, रूट हेयर्स किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो कोशिका विभेदन एवं परिपक्वन प्रदेश में पाई जाती हैं, रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन में पाई जाती हैं। मूल रोम का कार्य क्या होता है, ये सभी क्या है, मूल रोम है। मूल रोम का कार्य होता है जल व खनिज का अवशोषण करना मृदा से। बस ये है आपका जड़ के अग्रिम भाग के बारे में। याद करिए, जड़ के अग्रिम भाग पर 4 भाग पाई जाती हैं, जो कि है पहला रूट कैप यानी मूल गोप जो कोशिका के जड़ के अग्रिम भाग पर उपस्थित वृद्धि प्रदेश की रक्षा करता है। मूल गोप के पीछे जो भाग होता है उसे हम कहते हैं कोशिका निर्माण प्रदेश, यानी जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, देखिए मूल गोप के ठीक पीछे शीर्षस्थ विभोज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है, जिसमें निरंतर कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती रहती है और जड़ की वृद्धि भी होती रहती है। कोशिका विवर्धन प्रदेश यानी रीजन ऑफ इलोंगेशन या इसे हम जोन ऑफ सेल इलोंगेशन कहते हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबाई में वृद्धि करती हैं। विभाजन प्रदेश के ठीक पीछे यानी इसके विभाजन प्रदेश के ठीक पीछे नई बनी कोशिकाएं लंबाई में बढ़ती रहती हैं, इसे कोशिका विवर्धन प्रदेश कहते हैं। अब रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन यानी कोशिका विवर्धन प्रदेश के पीछे जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी कोशिका विभेदन एवं परिपक्वन प्रदेश। रीजन ऑफ मैचुरेशन और जोन ऑफ सेल मैचुरेशन या इसे हम जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो कोशिका विवर्धन के ठीक पीछे कोशिका विभेदन प्रदेश आता है, जहां पर कोशिकाएं परिपक्व होती हैं, ठीक है, मैच्योर्ड होती हैं। इस प्रदेश में कोशिकाएं अपने कार्यों के अनुसार कायांतरित होकर अपना निश्चित रूप ले लेती हैं। मतलब यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो परिपक्व हो जाती हैं और जो उनका कार्य है उसी कार्य के अनुसार वो परिवर्तित हो जाती हैं। इसी रीजन ऑफ मैचुरेशन पर ऐसे बहुत सारे मूल रोम यानी रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। बस ये था संपूर्ण बातें जड़ के बारे में। जड़ क्या होता है और जड़ का कार्य क्या होता है, जड़ के रूपांतरण क्या क्या होते हैं, जड़ के अग्रिम भाग पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, समस्त बातें ये अध्याय 5 का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है तना, फिर तने के बाद हम पढ़ेंगे पत्ती और उसके बाद पुष्प के बारे में।
तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। इसको लिख डालिएगा, नोट कर डालिए और फिर इसको अच्छी तरीके से याद करिएगा। कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आप जरूर दें। पहला क्वेश्चन, जड़ का निर्माण बीज के किस भाग से होता है? बीज में उपस्थित भ्रूण के किस भाग से होता है? दूसरा क्वेश्चन, जड़ के 2 कार्य बताइए। तीसरा क्वेश्चन कि जड़ में पर्णहरिम पाया जाता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ कितने प्रकार की होते हैं? नेक्स्ट, यदि भ्रूण के मूलांकुर से जड़ का विकास होता है तो उस प्रकार के जड़ को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, यदि मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से जड़ का निर्माण होता है तो उस जड़ को क्या कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन, यदि जड़ का निर्माण तने के आधार भाग से होता है तब उस जड़ को क्या कहते हैं? बस ये तो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।